एटम्स अकेले नहीं रह सकते? क्या एटम्स को बॉन्ड बनाना ज़रूरी है? क्या एटम्स पे कोई प्रेशर डाल रहा है? क्या है असली वजह? एटम्स क्यों बॉन्ड बनाना चाहते हैं? चलिए इसे पता करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये पता करेंगे कि आखिर एटम्स वो केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं? क्या मजबूरी है एटम्स का? क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अब तक बस 118 एलिमेंट्स ही बस डिस्कवर हुए हैं, चाहे वो नेचुरली हो या आर्टिफिशियली हो, लेकिन उन्हीं 118 एलिमेंट्स से हम लोगों के आसपास लाखों करोड़ों चीज़ हम लोग को दिखती है। जिस बिल्डिंग पे आप रहते हैं, जो पानी आप पीते हैं, जिस ऑक्सीजन के सहारे आप सांस लेते हैं, यहाँ तक कि हम लोग का जो बॉडी भी बना है वो भी एक केमिकल बॉन्ड के कारण ही बना है। एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, इसे जानने से पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि आखिर एक बॉन्ड क्या होता है। देखिए, बॉन्ड सिंपली बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। देखिए, चाहे वो आपके और आपके फादर के बीच में हो सकता है, वो भी एक बॉन्ड है। चाहे आपके और आपके मदर के बीच में हो सकता है, वो भी एक टाइप ऑफ बॉन्ड है। चाहे आपके और आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच में भी हो सकता है, वो भी एक टाइप ऑफ बॉन्ड है। और यदि ये बॉन्ड दो केमिकल स्पीसीज के बीच में हो गया, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड। अब चलिए हम लोग वन बाय वन पता करते हैं कि आखिर एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। देखिए, केमिकल बॉन्ड जो होता है वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक है कोवैलेंट बॉन्ड और एक है आयोनिक बॉन्ड। इसके अलावे भी और भी कुछ तरीके के केमिकल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि हम लोग के पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। और होता है हम लोग के पास वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब हम लोग सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को देखेंगे। देखिए, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इसमें एक ऐसा बॉन्ड बनता है, कैसा? ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है, ए के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, बी के पास होता है नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जो ये ए है ये जनरली हम लोग को क्या दिखता है, ये होता है कोई मेटल। और जो ये बी है ये क्या होता है, जनरली ये कोई एक नॉन मेटल होता है। आयनिक बॉन्ड का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है जो हम लोग नमक खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, NaCl। NaCl में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। वो कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले आप देखिए, ये है हम लोग के पास सोडियम एटम। अब सोडियम का इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वो होता है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 8 and 7। अब देखिए, यहाँ पर आता है किसका रोल? वो आता है ऑक्टेट रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि आखिर एटम्स बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, वो है ऑक्टेट रूल। हालांकि इसके कई एक्सेप्शंस है, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है बताने के लिए कि एटम्स क्यों बॉन्ड बनाएंगे। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हम लोग के पास वैलेंस शेल होता है, जो किसी भी एक एटम का वैलेंस शेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? उसमें होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तभी क्या होगा, वो स्टेबल होगा। तो उस हिसाब से देखिए, ये हम लोग के पास सोडियम का क्या है 281, तो उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। पर सोडियम को क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब या तो सोडियम क्या कर सकता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है, या तो क्या कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। अब आप ही सोच के देखिए कि कौन सा ज्यादा आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन देना या 7 इलेक्ट्रॉन लेना। ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान होगा, तो सोडियम क्या करता है, अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। किसको देता है? क्लोरीन को दे देगा। तो यदि देखिए क्या होता, अब क्या होता है कि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज्ड, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब यदि 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना दे देगा तो उसका एक नेगेटिव चार्ज तो घट जाएगा, तो सोडियम के ऊपर क्या बनेगा, एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब देखिए, जो क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 and 7। अब क्लोरीन को भी क्या चाहिए, ऑक्टेट रूल के हिसाब से उसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्लोरीन क्या कर सकता है, या तो वो बोलेगा कि कोई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो,
या क्या करेगा कि अपना वो 7 इलेक्ट्रॉन देने का कोशिश करेगा। अब आप इसमें भी समझ सकते हैं आसानी से कि क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा ईजी होगा। तो क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब वो किससे लेगा, उसके पास जब सोडियम बैठा ही है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो क्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अब यदि क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो उसके पास एक नेगेटिव चार्ज भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो क्लोरीन के ऊपर क्या बनेगा, एक नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ कि ये सोडियम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्लोरीन है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। अब ये क्या बना है, अब ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। अब ये क्या है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं, तो उसी के कारण क्या बनेगा, इन लोगों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग और भी कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए KCl, फिर दिखेगा हम लोग को KBr, NaBr, और क्या दिखेंगे आपको CaF2। ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल्स, लाखों एग्जाम्पल्स हम लोग को दिख सकते हैं किससे, आयनिक बॉन्ड से। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है। ये बात तो आपको पता ही होगा कि हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप 18, उनके जो एटम्स है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस या इनर्ट गैस। क्यों, क्योंकि वो बहुत स्टेबल होते हैं। वो कौन कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। इनमें से देखिए ये जो आपके पास 5 है, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। और बस हीलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो जब साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये बहुत ही स्टेबल एटम्स है और ये आसानी से रिएक्ट करते ही नहीं है, तब उनके दिमाग में ये आया कि ऑक्टेट रूल का कंसेप्ट लाते हैं। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग यदि किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। और बस हीलियम में क्या रूल फॉलो होता है, डुप्लेट रूल फॉलो होता है हीलियम और हाइड्रोजन के लिए। तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, वो किसका है, H2 मॉलिक्यूल का। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, जिससे आप लोग सांस लेते हैं। और किसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, H2O मॉलिक्यूल, पानी। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डाईहाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल में क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, दोनों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। हाइड्रोजन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, 1s1। अब इसमें क्या है कि इस हाइड्रोजन को भी चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन ताकि ये अपना डुप्लेट पूरा कर ले, हीलियम जैसा। इस हाइड्रोजन को भी चाहिए अपना एक और इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं देना चाहता है, सब बस लेना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या हो गया, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। ये बोला ना तेरा ना मेरा, हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इस हाइड्रोजन का भी डबलेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो गया। और फिर ये जो शेयर हुआ इसके कारण इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। इससे फिर क्या हो गया, ये H2 मॉलिक्यूल और ये स्टेबल हो गया। अब बात करते हैं हम लोग O2 डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। इसमें देखिए क्या है, एक ऑक्सीजन के पास कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6। और सेकेंड ऑक्सीजन के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। अब इन दोनों को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन इन दोनों में भी कोई देना नहीं चाहता है, दोनों लेना चाहते हैं। तो इनमें भी क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके कारण इनमें क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसमें क्या था, सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या था, डबल बॉन्ड। और इन सबका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। देखिए इस ऑक्सीजन का कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये भी क्या बन गया, स्टेबल बन गया। अब हम लोग देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। इसमें क्या है, एक है ऑक्सीजन और 2 है हम लोगों के पास हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं वैलेंस शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऑक्सीजन को चाहिए अपना क्या, ऑक्टेट कंप्लीट। उसके लिए उसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इनके बीच में भी क्या होता है, शेयरिंग।
इससे देखिए इसका कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे बनता है वाटर मॉलिक्यूल। यदि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। देखिए अब तक जो हमने ये देखा कि एटम्स केमिकल बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं ताकि उन लोगों को स्टेबिलिटी मिले। पर क्या आपने सोचा है कि आखिर एटम को स्टेबिलिटी चाहिए क्यों? इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखिए हम सभी लोग अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं और हम लोग स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं अपने लाइफ में। पर क्या एटम्स के पास ये अधिकार नहीं है कि वो स्टेबल बने? क्या उनको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। पर एटम्स को ये स्टेबिलिटी मिलता कैसे है? एटम को ये स्टेबिलिटी इसीलिए मिलता है क्योंकि वो अपना कुछ एनर्जी रिलीज कर देते हैं। क्या होता है? एटम्स इसीलिए बॉन्ड बनाते हैं ताकि कुछ एनर्जी रिलीज हो, उनका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है और तभी उनको स्टेबिलिटी मिलता है। इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सोचिए कि ये कोई पहाड़ की एक कोई चोटी है, अब इसके ऊपर एक एटम है। अब इस एटम को यहाँ पर देखिए कि इसका हाइट बहुत ज़्यादा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये यहाँ पर स्टेबल थोड़ी ना है। यदि ये इतना ऊपर है, इसको दिख रहा है कि नीचे इतना ढलान है, तो ये नीचे ही जाना चाहेगा। तो ये एटम क्या करता है? ये नीचे आना चाहेगा। जब ये नीचे आ जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी घट जाएगा और तभी इसको क्या मिलेगा? स्टेबिलिटी। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जो रिवर्स होते हैं वो क्या करती हैं? एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। वो कहाँ से? कि ऊंचे हाइट से नीचे हाइट तक फ्लो करती है। वो कभी उल्टा थोड़ी ना जाता है कि हम लोग के पास प्लेन से हम लोग के पास पहाड़ तक चढ़ गया। वो हमेशा क्या करते हैं कि पहाड़ से प्लेन लैंड पर आती है। एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं और उस बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कैसे होता है, ये सब बेस्ट एक्सप्लेन होता है किससे? क्वांटम केमिस्ट्री से। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के जो फॉर्मूला होते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह, वो बहुत लेंदी होते हैं। उन सब में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। हम लोग बस सिंपल लेमैन लैंग्वेज में इसको समझने वाले हैं कि ये कैसे होता है। देखिए जो सबसे हम लोग के पास सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? H2 मॉलिक्यूल में। अब H2 मॉलिक्यूल में क्या होता है? एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है। अब देखिए ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि यदि कोई एटम है और उसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, और उसके जो ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग ओवरऑल क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अब देखिए इस H2 मॉलिक्यूल में क्या होता है? एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप करता है और तभी क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। अब इस चीज को कि जब इनका बॉन्ड बनता है तब इनमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होता है। ये हम लोग किसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो है मोर्स पोटेंशियल कर्व के थ्रू, जो कुछ ऐसा खतरनाक सा दिखता है। लेकिन अब इसको हम लोग सिंपल वे में समझेंगे। देखिए इस कर्व में क्या होता है? एक एक्सिस के अलोंग होता है एनर्जी, जो हम लोग को ये बताएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कब रिलीज होगा, कितना रिलीज होगा, और दूसरी तरफ क्या है? डिस्टेंस, जो क्या है? ये जो दो एटम्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस। अब सोचिए यदि ये r है, ये बहुत ज्यादा है, मतलब क्या है कि दो जो एटम्स है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत दूर है, तो क्या होगा? उनके बीच में एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही, तभी ना बॉन्ड बनेगा। तो क्या होगा? ये सोचिए एटम्स बहुत दूर दूर हैं। अब क्या होगा? जैसे जैसे ये रेडियस डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा, और जैसे ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उनका एनर्जी भी उनका धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू होगा। अब सोचिए ऐसे ऐसे आया, ये डिक्रीज होना चालू हो रहा है। अब जैसे ही ये इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ पर क्या होगा? ये जो दो एटम्स है इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, और इसी पॉइंट में क्या होता है? लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होता है। और इसी लेंथ को, जो ये डिस्टेंस है, ये है हम लोग के पास ओरिजिन 0, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। क्या होता है ये? बॉन्ड लेंथ किसी एक मॉलिक्यूल का। जब क्या होगा? उसका पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होगा, और उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। अब देखिए यदि इसके फर्दर जाएगा मतलब इनके बीच का डिस्टेंस और डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होगा, मतलब सोचिए कि ये कुछ ऐसा ऐसा बन जाएगा डिक्रीज होते होते। तब इसमें क्या होगा? देखिए मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि क्या होता है? दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। अट्रैक्शन किस किस के बीच में होता है? इस एटम का न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, इस एटम का न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन। और रिपल्शन किस किस के बीच में होता है? इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस। अब देखिए कि यहां तक तो क्या था कि
अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था रिपल्शन पे, लेकिन अब क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम हो गया है, तो अब क्या होगा, दो ये इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बहुत ज्यादा रिपल करेंगे, न्यूक्लियस रिपल करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्शन डोमिनेट करेगा। जैसे रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो ये क्या करेगा, वापस यहाँ आने का कोशिश करेगा, और क्योंकि इनमें क्या होता है, रिपल्शन डोमिनेट करेगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई हो जाता है। देखिए एकदम अचानक से ये पी कैसे उड़ गया है, ये बहुत हाई हो जाता है। तो इससे हम लोग क्या पता चला कि जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, जब उनके बीच में एक कुछ अप्रोप्रिएट डिस्टेंस आएगा, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, बॉन्ड लेंथ, तब क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे लोएस्ट होगा, मतलब मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। वो जब एनर्जी रिलीज कर देंगे और उनका एनर्जी सबसे लोएस्ट होगा, तब क्या होगा, वो मोस्ट स्टेबल होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कि आखिर ये एटम्स बॉन्ड बनाते क्यों हैं। तो उसका एक सिंपल आंसर क्या है कि एटम को अपना स्टेबिलिटी चाहिए, और ये स्टेबिलिटी उनको कैसे मिलता है, वो मिलता है उनको एनर्जी रिलीज करके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।